हेलो दोस्तों, आज हमारा ये जियोग्राफी का लेक्चर है, स्टैटिक पोर्शन। तो हम उसमें चैप्टर देखेंगे भू आकृति एवं उसका बदलाव स्वरूप। तो ये क्या है भू आकृति उसका बदलाव स्वरूप, तो उसी का हम पढ़ेंगे। तो देखिए क्या है। तो कह रहा है पृथ्वी के धरातल, आप लोग जानते हैं जिस भूमि पे हम लोग घर बनाकर रहते हैं या ऐसे रहते हैं, तो पृथ्वी के धरातल का निर्माण करने वाले पदार्थों पर अपक्षय की प्रक्रिया के पश्चात भू आकृतिक कारक जैसे प्रवाही जल, भूमिगत जल, वायु, हिमनद तथा तरंग अपरदन करते हैं। अपरदन धरातलीय स्वरूप को बदल देता है। जैसे अब कोई सीधा सा जमीन है, सपाट सा, उस पर पानी बहुत सारा आ गया तो वो तो वहाँ से सारे मट्टी को ले लेगा ना, तो वो प्रवाहित कर, तो अपरदन धरातलीय स्वरूप, उसका स्वरूप ही बदल जाता है, तो स्वरूप को बदल देता है। निक्षेपण प्रक्रिया अपरदन प्रक्रिया का परिणाम है। अपरदन होता है तभी निक्षेपण होता है, और निक्षेपण से भी धरातलीय स्वरूप परिवर्तन आता है। तो निक्षेप अपरदन तो समझते हैं, निक्षेपण क्या होता है वो भी समझते हैं, तो नहीं समझेंगे तो आगे समझ जाइएगा। तो साधारण शब्दों में छोटे से मध्यम आकार के भूखंड भू आकृति कहलाते हैं। बहुत सी संबंधित भू आकृतियाँ मिलकर भूदृश्य बनाती है, जो भूतल के विस्तृत भाग है। प्रत्येक भू आकृति के अपनी भौतिक आकृति, आकार व पदार्थ होते हैं, जो कुछ भू प्रक्रियाओं के कारकों द्वारा निर्मित होती है। ये सब भू आकृति की परिभाषा मतलब है, अंतर्गत आती है। अधिकतर भू आकृतिक प्रक्रियाएं धीमी गति से कार्य करती है और इसी कारण उनके आकार बनने में लंबा समय लगता है। प्रत्येक भू आकृति का एक प्रारंभ होता है। भू आकृतियों के एक बार बनने के बाद उनके आकार आकृति प्रकृति में बदलाव आता है, जो भू आकृतिक प्रक्रियाओं के कार्यकर्ताओं में लगातार धीमे अथवा तेज गति के कारण होता है। जलवायु संबंधी बदलाव तथा वायु राशियों, ऊर्ध्वाधर अथवा क्षैतिज संचलन के कारण भू आकृति प्रक्रियाओं की गहनता से या स्वयं से प्रक्रियाएं स्वयं परिवर्तित हो जाती है, जिनसे भू आकृतियां रूपांतरित होती है। ये सब भू आकृति को प्रभावित करने वाले कार्य के बारे में बताया जा रहा है। अब हम बात करते हैं ज्वालामुखी व ज्वालामुखी निर्मित स्थल स्वरूप। तो ज्वालामुखी वह स्थान है जहाँ से निकलकर गैसें, राख और तरल चट्टानी पदार्थ लावा पृथ्वी के धरातल पर पहुँचता है। मतलब ज्वालामुखी क्या है, वह स्थान है जहाँ से निकलकर उसके नीचे से निकलकर गैसें, राख और तरल चट्टानी पदार्थ लावा पृथ्वी के धरातल पर पहुँचता है। यदि यह पदार्थ कुछ समय पहले ही बाहर आया हो या अभी निकल रहा हो तो ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। तरल चट्टानी पदार्थ दुर्बलता मंडल से निकलकर धरातल पर पहुँचता है। मतलब वो निकलता कहाँ से, दुर्बलता मंडल से, और धरातल पर पहुँचता है। जब तक ये पदार्थ मेंटल के ऊपरी भाग में है, ये मैग्मा कहलाता है। जब ये भूपटल के ऊपर या धरातल पर पहुंचता है तो लावा कहा जाता है। यह पदार्थ जो धरातल पर पहुंचता है उसमें लावा प्रवाह या लावा के जमे हुए टुकड़े का मलबा यानी ज्वलक खंड सिम, ज्वालामुखी बम, राख, धूलकण, गैसें जैसे नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक, कुछ मात्रा में क्लोरीन, हाइड्रोजन आदि शामिल होते हैं। ज्वालामुखी उद्गार की प्रवृत्ति और धरातल पर विकसित आकृतियों के आधार पर ज्वालामुखियों को वर्गीकृत किया जाता है। कुछ मुख्य ज्वालामुखी निम्न प्रकार के हैं, जैसे शिल्ड ज्वालामुखी होता है, मिश्र ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी कुंड होता है। तो शिल्ड ज्वालामुखी क्या होता है, तो बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखी, मतलब बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर, बेसाल्ट प्रवाह देखिए आगे क्या है, तो छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखियों में शिल्ड ज्वालामुखी सबसे विशाल है। हवाई द्वीप के ज्वालामुखी इसके सबसे अच्छे उदाहरण है। ये ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल्ट से निर्मित होते हैं, जो तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं। यह लावा उद्गार के समय बहुत तरल होता है, इसी कारण इन ज्वालामुखियों का ढाल तीव्र नहीं होता। यदि किसी तरह निकास नलिका से पानी भीतर चला जाए तो ये ज्वालामुखी विस्फोटक भी हो सकते हैं, अन्यथा बम विस्फोटक होना ही इनकी विशेषता है। इन ज्वालामुखियों में से लावा फव्वारे के रूप में बाहर आता है और विकास पर एक शंकु बनाता है। निकास पर जो है एक शंकु कोण बनाता है, जो सीडर शंकु यानी सिंडर शंकु के रूप में विकसित होता है। अब मिश्र ज्वालामुखी की बात करें तो कंपोजिट वैलकोने, इन ज्वालामुखियों से बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडे व श्यान यानी गाढ़ा और चिपचिपा लावा उद्गार होते हैं। प्रायः ज्वालामुखी भीषण विस्फोट होते हैं। इससे लावा के साथ भारी मात्रा में ज्वालाखंडसीम पदार्थ व राख भी धरातल पर पहुंचती है। यह पदार्थ निकास नली के आसपास परतों के रूप में जमा हो जाते हैं, जिनके जमाव मिश्र ज्वालामुखी रूप में दिखते हैं। अब ज्वालामुखी कुंड की बात करें तो कॉलडेरा क्या है, तो ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी है। अगर कोई पूछ दे कॉलडेरा क्या है तो ज्वालामुखी है, और पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी। आमतौर पर ये इतने विस्फोटक होते हैं कि जब इनमें विस्फोट होता है तब वे ऊंचा ढांचा बनाने के बजाय स्वयं नीचे धंस जाते हैं। धंसे हुए वंशगढ़ यानी लावा के गिरने से जो गड्ढे बनते हैं ज्वालामुखी कुंड कहलाते हैं। इनका यह विस्फोटक रूप बताता है कि उन्हें लावा प्रदान करने वाले मैग्मा के भंडार न केवल विशाल है वरन इनके पास
इनके बहुत पास स्थित है। इनके द्वारा निर्मित पहाड़ी मिश्रित ज्वालामुखी की तरह प्रतीत होती है। अब बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र क्या होता है, तो फ्लड बेसाल्ट प्रोविजंस, तो ये ज्वालामुखी अत्यधिक तरल लावा उगलते हैं जो बहुत दूर तक बह निकलता है, इसे बेसाल्ट कहते हैं। संसार के कुछ भाग हजारों वर्ग किलोमीटर घने लावा प्रवाह से ढके हैं। इनमें लावा प्रवाह क्रमानुसार होता है और कुछ प्रवाह 50 मीटर से भी अधिक मोटे हो जाते हैं। कई बार अकेला प्रवाह सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैल जाता है। भारत का दक्कन ट्रैप, जिस पर वर्तमान महाराष्ट्र पठार का ज्यादातर भाग पाया जाता है, बृहद बेसाल्ट लावा प्रवाह क्षेत्र है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि आज की अपेक्षा आरंभ में एक अधिक बृहद क्षेत्र में इस प्रवाह से ढका था। अब बात करते हैं मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी की। तो इन ज्वालामुखियों का उद्गार महासागरों में होता है, यानी ये महासागर में उत्पन्न होते हैं। मध्य महासागरीय कटक एक श्रृंखला है जो 70,000 किलोमीटर से अधिक लंबी है और जो सभी महासागरीय बेसिनों में फैली है। इस कटक के मध्यवर्ती भाग में लगातार उद्गार होता है। विश्व के एक प्रमुख ज्वालामुखी की बात करें तो स्ट्रोम्बोली है इटली में, एटना भी इटली में है, अब्लेक एनी भी इटली में, लॉकी आइसलैंड में, होकला भी आइसलैंड में, देवानंद ईरान में, खोई सुल्तान भी ईरान में, अल तुर्क जॉर्जिया में, अरासत आर्मेनिया में, माउंट रेनियन संयुक्त राज्य अमेरिका में है और माउंट सस्ता भी संयुक्त राज्य अमेरिका में है और लेसन भी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। माउंट रेजल की बात करें तो कनाडा में, कटमई अलास्का में है, कैटोपेक्स इक्वाडोर में है, चेम्बोरेजी इक्वाडोर में है, फ्यूजियामा कहाँ है, जापान में है। फिर बात करते हैं कामाटोआ, तो इंडोनेशिया में है, सेंट हेलेना अटलांटिक महासागर में है, मध्य अटलांटिक मेखला, किलिमंजारो तंजानिया में है, अफ्रीकी फ्रांस घाटी मेखला और माउंट केन्या केन्या में है, मेरू भी केन्या में है। ज्वालामुखियों का विश्व वितरण की बात करें तो विश्व में अनुमानतः 500 सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। महासागरों के भीतर भी ज्वालामुखी स्थित है, ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ धरती पे, लेकिन उनके बारे में जानकारी नहीं है। सोयर के अनुसार पृथ्वी पर 430 सक्रिय ज्वालामुखी है। सोयर कुछ होंगे भूगोल ज्योग्राफीवादी, जिनमें 275 उत्तरी गोलार्ध और 155 दक्षिणी गोलार्ध में स्थित। अगर कभी क्वेश्चन पूछ दे कि किस गोलार्ध में ज्वालामुखी की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो आप बता दीजिएगा उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा है, दक्षिणी गोलार्ध में कम है। तो पूरे विश्व में ज्वालामुखियों का वितरण निम्नलिखित पेटियों में पाया जाता है। पहला है परिप्रशांत महासागरीय पेटी। होम्स के अनुसार प्रशांत महासागर के तटों पर विश्व के 2/3 सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है, इसलिए इस पेटी को अग्निवलय कहा जाता है, रिंग ऑफ फायर। इस पेटी का प्रधान क्षेत्र पूर्वी द्वीप समूह है। अकेले जावा द्वीप में 43 ज्वालामुखी पाए जाते हैं, जो कि कहाँ है, परिप्रशांत महासागरीय पेटी में। यह पेटी अंटार्कटिका के गुहा द्वीप के निकट माउंट एरवेस तथा 13 ज्वालामुखियों के आरंभ होकर दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे एंडीज पर्वत श्रेणी के समानांतर तथा उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत श्रेणी के समानांतर अलास्का तक चली गई है। आगे यह एशिया के पूर्वी तट के सहारे एल्यूसन, क्यूचटका, क्यूराल द्वीप होते हुए जापान, फिलीपींस, पूर्वी द्वीप समूह तक विस्तृत है। विश्व के अधिकांश सर्वोच्च ज्वालामुखी जो है इस पेटी में ही स्थित है। अधिकांश ज्वालामुखी श्रृंखला के रूप में मिलते हैं। एल्यूसन जापान हवाई द्वीपों के ज्वालामुखी श्रेणी के रूप में स्थित है। इक्वाडोर के 22 ज्वालामुखी पर्वत समूह में पाए जाते हैं। यहाँ विश्व का सर्वोच्च ज्वालामुखी कैटोपैक्सी स्थित है। इस पेटी में जापान का फ्यूजियामा, फिलीपाइंस का माउंट टाल व म्यान संयुक्त राज्य का सस्ता रेनियर वहुत तथा मध्य अमेरिका का चिम्बेरो जो प्रमुख ज्वालामुखी है। संख्या की दृष्टि से फिलीपींस में 98, एल्यूसन अलास्का प्रायद्वीप में 35, जापान द्वीप समूह में 33, एंडीज में 53 और न्यूगिनी में 15 और क्यूराइल में 13, ग्वाटेमाला में 14 से अधिक ज्वालामुखी स्थित है, यानी सबसे ज़्यादा फिलीपाइंस में है। अब हम बात करते हैं, पहला तो हो गया परिप्रशांत महासागरीय पेटी। अब दूसरा बात करते हैं अटलांटिक महासागरीय पेटी। यहाँ विश्व के 10% ज्वालामुखी पाए जाते हैं। हालांकि यहाँ ज्वालामुखी का वितरण सुनिश्चित क्रमबद्ध पेटी में नहीं मिलता। दक्षिण अटलांटिक में लेजर एंटीलीज और दक्षिण एंटीलीज प्रमुख ज्वालामुखी क्षेत्र है। उत्तरी अटलांटिक में आइसलैंड प्रमुख ज्वालामुखी क्षेत्र है, यहाँ अनेक सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। मध्यवर्ती रीच के सहारे एजोर्स, सेंट हेलेना आदि ज्वालामुखी द्वीप स्थित है। सुदूर उत्तर पश्चिम में जॉन मायन द्वीप पर अनेक सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। मध्य महाद्वीपीय पेटी, इस पेटी का आरंभ वास्तव में आयरलैंड के हेल्का पर्वत से होता है, ओके, जहाँ लॉकी सहित अनेक दरारी ज्वालामुखी स्थित है। आगे यह पेटी स्कॉटलैंड होते हुए दक्षिण में अफ्रीका के पश्चिम में किनारी द्वीप की ओर चली जाती है। इस पेटी का मुख्य शाखा स्पेन, इटली के उसका होते हुए हिमालय श्रेणी के सहारे बर्मा तक जाती है। फिर दक्षिण भाग दक्षिण पूर्व की ओर मुड़कर पूर्वी द्वीप समूह प्रशांत महासागरीय पेटी से मिल जाती है।
यहाँ विश्व की प्रसिद्ध स्ट्रोम्बोली, वेसुवियस, एटना, डेवोंट, कोह, सुल्तान, एल्ब्रूज, अरारात आदि ज्वालामुखी पर्वत स्थित है, यानी मध्य महाद्वीपीय पेटी में। अब पूर्वी अफ्रीका पेटी की बात करें तो इसमें कुछ याद रखने वाला है, ये सब याद रखिएगा कि स्ट्रोम्बोली, वेसुवियस, एटना, डेवोंट, कोह, सुल्तान, एल्ब्रूज, अरारात आदि ज्वालामुखी इटली में पाया जाता है, जो मध्य महाद्वीपीय पेटी में आता है। ओके। पूर्वी अफ्रीका पेटी की बात करें तो अफ्रीका की प्रसिद्ध रिफ्ट घाटी में इजराइल, लाल सागर से मेडागास्कर अनेक ज्वालामुखी स्थित है। इनमें किलिमंजारो, मेरू, एल्गन, विरुंगा, रंगबी के मरून आदि प्रमुख है। अन्य क्षेत्र की बात करें तो उपरोक्त पेटियों के अतिरिक्त बिखरे हुए क्षेत्रों में कुछ प्रमुख ज्वालामुखी स्थित है। हिंद महासागर में मेडागास्कर के निकट मोसिरस, कमारो, रियूनियन द्वीपों में शांत ज्वालामुखी स्थित है। प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप में मोना लोआ व मोनाकी सहित 50 अन्य सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। अंटार्कटिका के रॉस सागर के निकट एयरवेज व टेरर प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी। आप पूछिएगा रॉस सागर का है तो अंटार्कटिका में। ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स क्या होती है? तो अंतर्वेदी आकृतियाँ, ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकलता है उसके ठंडा होने से आग्नेय शैल बनती है, समझे। अंतर्वेदी आकृतियाँ, जो ज्वालामुखी उद्गार से लावा निकलता है उससे ठंडा होने से आग्नेय शैल बनती है। लावा का यह जमाव या तो धरातल पर पहुंचकर होता है या धरातल तक पहुंचने से पटल के नीचे शैल परतों में ही हो जाता है। लावा के ठंडा होने के स्थान के आधार पर आग्नेय शैलों का वर्गीकरण किया जाता है। ज्वालामुखी शैलों जब लावा धरातल पर पहुंचकर ठंडा होता है और पातालीय शैल जब लावा धरातल के नीचे ही ठंडा होकर जम जाता है, प्लूटोनिक उसको बोलते हैं। जब लावा भूपटल के भीतर ही ठंडा हो जाता है तो कई आकृतियाँ बनती है। आकृतियाँ अंतर्वेदी आकृतियाँ कहलाती है। बैथोलिट बनती है, अंदर बनती है। यदि मैग्मा का बड़ा पिंड भूप्रपट्टी से अधिक गहराई पर ठंडा हो जाए तो ये गुंबद के आकार में विकसित हो जाता है। लेकोलिथ, ये गुंबदनुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टान है जिसका तल समतल एवं पाइरूपी वाहक नली के नीचे जुड़ा होता है। इनकी आकृति धरातल पर पाए जाने वाले मिश्रित ज्वालामुखियों के गुंबद से मिलती है। अंतर केवल यह होता है कि लेकोलिथ गहराई में पाया जाता है और कर्नाटक के पठार में ग्रेनाइट चट्टानों की बनी ऐसी ही गुंबदनुमा पहाड़ियाँ हैं। इनमें अधिकतर अपपत्रित हो चुकी हैं, अब धरातल पर देखी जा सकती है, लेकिन लेकोलिथ और बैथोलिथ के अच्छे उदाहरण हैं ये। अब हम बात करते हैं लेपोलिथ का। तो ऊपर उठते लावे का कुछ भाग क्षैतिज दिशा में पाए जाने वाले कमजोर धरातल पर चला जाता है। यहाँ यह अलग अलग आकृति में जम जाती है। यदि यह तस्तरी के आकार में जम जाए तो लेपोलिथ कहलाता है। तो अभी हम बात किए कौन कौन लिथ का, तो बैकोलिथ, लेकोलिथ और लेफोलिथ। अब हम बात करते हैं फैकोलिथ का। तो कई बार अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों की मोड़दार अवस्था में अपनति के ऊपर व अभिनति के तल में लावा का जमाव पाया जाता है। ये परतनुमा लहरदार चट्टान एक निश्चित वाहक नली में मैग्मा भंडार से जुड़ी होती है जो क्रमशः बैथोलिथ से विकसित होते हैं। इसे फैकोलिथ कहलाते हैं। अब सील क्या होता है? तो अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों का क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में ठंडा होना सील या चीट कहलाता है। जमाव की मोटाई के आधार पर इन्हें विभाजित किया जाता है। कम मोटाई वाले जमाव को पिंड व घने मोटाई वाले जमाव सील कहलाते हैं। डाइक, जब लावा प्रवाह का दरारों में धरातल के लगभग समकोण होता है, अगर यह इसी अवस्था में ठंडा हो जाए तो यह दीवार की भांति संरचना बनाता है। यही संरचना डाइक कहलाती है। पश्चिमी महाराष्ट्र क्षेत्र के अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों में आकृति बहुतायत पाई जाती है। ज्वालामुखी उद्गार से बने दक्कन ट्रैप के विकास में डाइक उद्गार की वाहक समझी जाती है। तो आज हम इतना ही करते हैं, ज्वालामुखी पढ़ लिए। कल हम बात करेंगे महाद्वीप एवं महासागर की उत्पत्ति की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।